वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए, रिलेशन को समझने के लिए पहले कुछ 11th की बातें मालूम होनी चाहिए। 11th में आपने समुच्चय सिद्धांत पढ़ा था, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। कुछ टर्म्स को डिफाइन करूंगा, उसके बाद संबंध पर पहुंचूंगा। सबसे पहले आपको समझना है कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय इंग्लिश में इसे हम सेट्स बोलते हैं, सेट्स। तो एक लाइन की डेफिनेशन, वस्तुओं अथवा संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड ग्रुप इज कॉल्ड सेट। कोई भी वेल डिफाइंड ग्रुप जो होगा वो सेट होगा। यहां सुपरिभाषित संग्रह का तात्पर्य यह है, ऐसा संग्रह जिसके लिए हम ये डिसाइड कर लें, ये डेफिनेटली डिसाइड कर लें कि कोई संख्या अथवा वस्तु उस संग्रह का सदस्य है अथवा नहीं है। यदि हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर वो संग्रह सुपरिभाषित होगा, अन्यथा वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो यहां मैं एक संग्रह लिख रहा हूं बोर्ड पर। सपोज मैंने लिख दिया प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये आपको मालूम होगा। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं। तो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो n = ये होगा। अब ये संग्रह सुपरिभाषित होगा, उसका रीजन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने संख्या ले ली 5। तो 5 के लिए हम ये डिसीजन कर लेंगे कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में है। अब मैं कोई और संख्या ले लेता हूं -5, तो आप डिसाइड कर लेंगे -5 n में नहीं है। और कोई संख्या ले ली मैंने 10, डिसीजन कर लेंगे 10 इसमें है। संख्या ले ली मैंने √3, डिसीजन कर लेंगे √3 संग्रह में नहीं है। और कोई संख्या ले ली मैंने 1.25, डिसीजन कर लेंगे वो इस संग्रह में नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के लिए ये डिसीजन कर लेंगे कि वो संख्या इस संग्रह में है या नहीं है। इसलिए ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है। और ये सुपरिभाषित संग्रह है इसलिए समुच्चय है। और समुच्चय का निरूपण 11th में रोस्टर रूप में समुच्चय का निरूपण आपने पढ़ा होगा कि संख्याओं को अथवा वस्तुओं को मझले कोष्ठक में कॉमा के द्वारा अलग अलग करते हुए लिख देते हैं। तो ये मझले कोष्ठक में कॉमा के द्वारा अलग अलग करते हुए संख्याओं को लिख दिया गया। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। एक और उदाहरण से समझते हैं इस बात को। मैंने एक संग्रह ले लिया, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह। ये भी सुपरिभाषित होगा, क्योंकि हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये निश्चित कर लेंगे कि वो भारत के प्रधानमंत्रियों के संग्रह में उपस्थित होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल में मैंने नाम लिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो तुरंत आपका आंसर आएगा कि वो इस संग्रह में नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी, तो आंसर आएगा वो भी इस संग्रह में नहीं है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो फिर आंसर आएगा कि वो इस संग्रह में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो आंसर आएगा वो इस संग्रह में है। तो आप दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये डिसीजन कर लेंगे कि प्रधानमंत्रियों के संग्रह में, भारत के प्रधानमंत्रियों के संग्रह में कौन सा व्यक्ति शामिल होगा, कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं होगा। इसलिए ये सुपरिभाषित संग्रह और समुच्चय है। परंतु यदि हम यही ये कह दें
कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 प्रधानमंत्रियों का संग्रह। अब ये सुपरभाषी संग्रह नहीं रहा, क्योंकि कौन से 5 प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कोई 5 श्रेष्ठ होंगे तो किसी को और किसी प्रधानमंत्री का काम अच्छा लगेगा तो वो उन 5 को श्रेष्ठ बताएगा। इसलिए हम डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन से 5 इसमें शामिल हैं, इसलिए ये सुपरभाषी संग्रह नहीं है और समुच्चय नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समुच्चय वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लेता हूं। दूसरा जो आपका यह टॉपिक है, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। आंसर है किन्हीं 2 समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी से लिया जाता है। एग्जाम्पल से मैं इस बात को समझाता हूं कि यदि ए बराबर हो a, b, c, b बराबर हो 1, 2, ये 2 समुच्चय दिए गए हैं। अगर हम इनका कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b लिखेंगे तो ये क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिनमें प्रथम घटक समुच्चय a से लिया जाएगा, द्वितीय घटक समुच्चय b से लिया जाएगा। मैंने यहाँ एक क्रमित युग्म लिखा जिसका प्रथम घटक समुच्चय a से है, द्वितीय घटक समुच्चय b से है। ठीक इसी प्रकार a, 2 हो सकता है, b, 1 हो सकता है, b, 2 हो सकता है, c, 1 हो सकता है, c, 2 हो सकता है। यह 2 समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल होता है। इसमें अवयवों की संख्या, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या यदि प्राप्त करना चाहें तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, तो 3 गुणा 2 बराबर 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 6 होगी। ये 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है। इसके बाद आपको एक छोटी सी बात और समझनी है, हम संबंध पर पहुंच जाएंगे, और वो है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय वाली बात और समझ लेते हैं। किसी समुच्चय के अवयवों से बने समुच्चय उस समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाते हैं। जो समुच्चय किसी एक विशेष समुच्चय के अवयवों से बना हो वो उसका उपसमुच्चय है। समझते हैं उदाहरण से, मान लो ए बराबर कोई समुच्चय है 1, 2, 3, ये एक समुच्चय है। तो इस समुच्चय ए के अवयवों से जो समुच्चय बनेंगे वे सभी समुच्चय समुच्चय ए के उपसमुच्चय कहे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, आप देख रहे हैं इसका एक अवयव 1 लिया, मझले कोष्ठक में लिख दिया, तो अवयव 1 से एक समुच्चय प्राप्त हुआ जो समुच्चय ए के अवयवों से प्राप्त हुआ है, इसलिए ये समुच्चय समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। एक और लिख देता हूं, 2 ले लिया, ये भी एक उपसमुच्चय है। 3 ले लिया, ये भी एक उपसमुच्चय है समुच्चय ए का। 1, 2, ये 2 अवयव एक साथ ले लो, इन दोनों से समुच्चय बना दो, तो ये भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। 2, 3, ये भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। 3, 1, ये भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। 1, 2, 3, ये भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। और एक फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, जहां फाई एक रिक्त समुच्चय है। इस तरीके से समुच्चय ए के आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उपसमुच्चय प्राप्त कर लिए। जब समुच्चय ए में 3 अवयव थे तब आपने देखा यहाँ उपसमुच्चयों की संख्या 8 आई है। जब n बराबर 3 है
तो उपसमुच्चयों की संख्या 8 आई। यानी ये कह सकते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या 2n से प्राप्त कर सकते हैं। जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है तो ये होते हैं उपसमुच्चय। अब हम लोग संबंध को समझेंगे कि संबंध क्या होता है। संबंध इंग्लिश में हम इसे रिलेशन बोलेंगे। ये तो परिभाषा है, दो अरिक्त समुच्चयों ए और बी के लिए ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहलाता है। मैं लिख देता हूं, अरिक्त समुच्चयों ए और बी के लिए अरिक्त समुच्चयों ए और बी के लिए ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ए से बी में संबंध कहलाता है। ये होता है आपका संबंध। यह सब कुछ आपको मालूम है। ए क्रॉस बी निकालना जानते हो, उपसमुच्चय निकालना जानते हो, फिर आप इसको उदाहरण से समझते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि ए बराबर कोई एक समुच्चय है 1, 2, 3 और बी बराबर कोई समुच्चय है ए, बी। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि संबंध क्या होता है। तो हम समुच्चय ए से समुच्चय बी में बहुत से संबंध प्राप्त करके दिखाते हैं। इसके लिए पहले मालूम होना चाहिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना सभी को आता है। 1, ए, 1, बी, 2, ए, 2, बी, 3, ए, 3, बी। ये ए क्रॉस बी है। अब इस समुच्चय का कोई भी उपसमुच्चय लिख दीजिए, वो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है। इसे बहुत से उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं। इसका मैंने एक उपसमुच्चय लिखा 1, ए, 2, बी, 3, बी, 3, ए। मैंने ये 4 कृमित्युग में एक साथ लिख दिए। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है और ये ए से बी में संबंध है। ए से बी में संबंध है, इसीलिए मैंने इसको R1 लिख दिया। ये रिलेशन है। कोई एक दूसरा संबंध लिख के दिखाता हूं, तो इसका कोई और उपसमुच्चय ले लीजिए। 1, ए ले लो, 2, बी ले लो, 1, बी ले लो, ये 3 ले लो। तो ये R2 भी ए से बी में एक संबंध होगा, क्योंकि वो भी ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। तो ये होता है संबंध। आई होप समझ में आया होगा कि संबंध क्या होता है। अब हम समझते हैं एक समुच्चय पर संबंध। तो आंसर है, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए क्रॉस ए का, यानी ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए का कोई उपसमुच्चय समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। मैं लिख देता हूं, अरिक्त समुच्चय ए के लिए अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए क्रॉस ए का कोई उपसमुच्चय समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है।
ये होता है समुच्चय ए पर संबंध। एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर कोई एक समुच्चय दिया है 1, 2, 3, ये एक समुच्चय है और हमें इस समुच्चय ए पर संबंध प्राप्त करना है, तो हमें जरूरत है ए क्रॉस ए की। ए क्रॉस ए निकालने के लिए 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू होगा, इसमें हम किरमित युग्म लिख लेंगे, एक 1, 1 बनेगा, इसका इससे ही संबंध 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये जो है आपका ए क्रॉस ए आ गया। इसमें 3 अवयव थे, इसमें तीन अवयव थे, इसमें 9 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये। अब इसका कोई भी उपसमुच्चय लिखेंगे वो समुच्चय ए पर संबंध होगा। तो ए पर संबंध की जब हम बात करेंगे तब बहुत से ए पर संबंध लिखे जा सकते हैं। उनमें से एक संबंध R1 को ऐसे लिखा जा सकता है 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये एक संबंध है जो समुच्चय ए पर संबंध है। और भी बहुत से संबंध लिखे जा सकते हैं, एक और मैं लिख के दिखा देता हूं 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 और 2, 1। ये भी एक संबंध है R पर। इसमें से मैंने 5 किरमित युग्म ले लिए। ये समुच्चय ए पर एक संबंध है R2। ये भी समुच्चय ए पर एक संबंध है R1। ये होता है एक समुच्चय पर संबंध। अब हम समझते हैं संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण, तो संबंध को निरूपित करने के 3 मेथड है। एक है आपका रोस्टर विधि, जिस तरीके से अभी मैंने संबंधों को निरूपित करके दिखाया था, ऐसे संबंधों को लिखा था 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये जो मैंने संबंध लिखा था ये रोस्टर रूप में संबंध का निरूपण है। यानी इसमें हमने इसके अवयवों को कॉमा के द्वारा अलग अलग करते हुए मछली पुस्तक में लिखा है, तो ये संबंध का रोस्टर रूप में निरूपण है। इसका जो दूसरा मेथड है वो है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप में भी हम संबंध का निरूपण कर सकते हैं। जैसे कोई संबंध इस प्रकार लिख दिया जाए R बराबर x, y इज सच दैट x बराबर y प्लस 1, कॉमा यह कंडीशन दे दी जाए y इज लेस देन इक्वल 5। ये मान लीजिए आपसे इस तरीके से कोई संबंध दे दिया जाए तो ये समुच्चय निर्माण रूप में संबंध का निरूपण है। यहाँ किरमित युग्म ही है x, y, परंतु वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। इस तरीके से आपको अगर कोई संबंध दिया जाता है तो समुच्चय निर्माण रूप में संबंध का निरूपण है। और तीसरा है वो है आपका तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख द्वारा संबंध का निरूपण। तीर आरेख द्वारा संबंध का निरूपण समझाने के लिए मैं एक संबंध ले लेता हूं। मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय है 1, 2, 3। एक समुच्चय है b बराबर a, b, c, d और इसको एक रिलेशन दे दिया है a से b में संबंध में। a क्रॉस b लिख के नहीं दिखाता हूं, बहुत बार लिख चुके हैं। मान लो कोई एक संबंध है 1, a, 2, b, c, 3, 3, c। ये एक संबंध है। इस संबंध को अगर हम तीर आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये ए से बी में संबंध है, तो हम यहाँ 2 सर्किल बना लेंगे। ये समुच्चय ए को निरूपित करेगा, ये समुच्चय बी को निरूपित करेगा। समुच्चय ए में 3 अवयव 1,
2 3 है, लिख लेंगे। समुच्चय बी में 4 अवयव ए बी सी डी है, लिख लेंगे। और संबंध की तरफ देखते हैं। 1 ए से संबंधित है तो 1 का ए की तरफ एरो बना देंगे। 2 बी से संबंधित है, 2 का बी की तरफ एरो बना देंगे। 3 सी से संबंधित है, 3 का सी की तरफ एरो बना देंगे। ये जो है वो संबंध का तीर आरेख के द्वारा निरूपण है। तो संबंध को हम 3 तरीके से निरूपित कर सकते हैं, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि एवं तीर आरेख द्वारा। अब हम समझते हैं संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। ये 3 टॉपिक, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। प्रांत को हम डोमेन भी बोलते हैं, परिसर को रेंज बोलते हैं, सहप्रांत को डोमेन इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम समझ लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं प्रांत। किसी संबंध का प्रांत क्या होता है? तो आंसर है किन्हीं दो अरिक्त समुच्चयों ए और बी के लिए ए से बी में संबंध आर के किरमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। जो प्रथम घटकों का समुच्चय होगा वो संबंध आर का प्रांत कहलाता है। उदाहरण से इस बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि a बराबर कोई आपको दे दिया जाए समुच्चय 1, 2, 3, b बराबर कोई समुच्चय दे दिया जाए a, b। ये एक समुच्चय a और b है। इनमें a से b में कोई संबंध मैंने r लिख दिया। अब मैं एक रोज भी लिख के नहीं दिखाता हूं, सीधे संबंध r लिख दिया। 1, a, 2, b, 3, a और 2, b। तो लिख चुके थे 3, a और 3, b। ये कोई रिलेशन है, मान लीजिए r। तब इसका जो प्रांत होगा हम उसकी बात कर रहे हैं कि इसका प्रांत क्या होगा। तो मैंने बोला किसी संबंध r के किरमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो ये संबंध r है, किरमित युग्म 4 है, यहाँ प्रथम घटक यहाँ 1 है, प्रथम घटक यहाँ 2 है, प्रथम घटक यहाँ 3 है, प्रथम घटक यहाँ 3 है। और समुच्चय में कभी भी एक अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए प्रांत यहाँ पर ये होगा 1, 2, 3। दूसरा है इसमें आपका परिसर, रेंज। परिसर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो आंसर है संबंध आर के किरमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, वो उसका परिसर कहलाता है। तो यहाँ संबंध आर के द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होगा ये आपका परिसर होगा। परिसर बराबर द्वितीय घटक यहाँ क्या है a, द्वितीय घटक यहाँ b, द्वितीय घटक यहाँ a नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार a लिख चुके हैं, ये भी नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं। तो ये आपका हो गया परिसर। तीसरा इसमें जो टॉपिक है वो है सहप्रांत। सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या होता है अब ये समझते हैं। समुच्चय से समुच्चय बी में संबंध आर के लिए समुच्चय बी सहप्रांत होगा, पूरा समुच्चय बी सहप्रांत होगा। तो यहाँ जो समुच्चय बी है वो सहप्रांत कहलाएगा। सहप्रांत बराबर समुच्चय बी। और देखिए बी में एक ए है और बी है, तो ये आपका जो है वो सहप्रांत होगा। यहाँ सहप्रांत और परिसर समान आए हैं, ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ कि जो परिसर होगा, परिसर वो निश्चित रूप से सहप्रांत का उपसमुच्चय होगा। हमेशा परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन प्रांत वाला और लूंगा, उसमें ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि परिसर के सभी अवयव सहप्रांत में होंगे, परंतु सहप्रांत के सभी अवयव परिसर में होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी।
मैं इसी बात को तीर आरेख के द्वारा कैसे लिखेंगे समझाता हूं एक और एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिएगा कि समुच्चय है आपका 1, 2, 3, 4 और एक समुच्चय B है आपका A, B, C, D। ये आपके पास दो समुच्चय हैं। A से B में कोई संबंध R इस प्रकार है कि 1 A से संबंधित है, 2, A से संबंधित है, 3, B से संबंधित है, 4, D से संबंधित है। ये है मान लीजिए, ये R है A से B में संबंध। तब हमारा क्वेश्चन फिर से है प्रांत, परिसर और सह प्रांत प्राप्त करना। तो इसमें मैं इसको तीर आरेख के द्वारा पहले निरूपित करता हूं, फिर इसी बात को दोबारा अलग तरीके से समझाता हूं। इसको अगर हम तीर आरेख के द्वारा निरूपित करेंगे तो A है, ये B है। A में अवयव 1, 2, 3, 4 हैं, B में A, B, C और D है। संबंध R को देखें, 1 संबंधित है A से, 2 संबंधित है A से, 3 संबंधित है B से और 4 संबंधित है D से। ये A से B में संबंध है R। तब हम बात करते हैं प्रांत की। सबसे पहले डोमेन क्या होगा। प्रांत में मैंने आपको समझाया कि R के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो R के प्रथम घटक में यहाँ आप देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ 1, 2, 3, 4 ये प्रांत होगा। अगर इसी प्रांत को यहाँ देखें तो आपको ये समझना है वे सभी अवयव यहाँ लिखो जो समुच्चय B में किसी न किसी से संबंधित हो। तो यहाँ 1 संबंधित था A से, 2 संबंधित था A से, 3 संबंधित था B से, 4 संबंधित था D से। चारों ही संबंधित थे, इसलिए प्रांत में चारों लिखे जाएंगे। इसके बाद परिसर की बात करता हूं। परिसर में मैंने बताया कि संबंध R के किरमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक में A है, ये रहा आपका A। द्वितीय घटक में फिर से A है, नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखना है। B है, लिख देंगे। D है, लिख देंगे। C नहीं है, C नहीं लिखा जाएगा परिसर में। अगर इसी बात को यहां से समझें तो इसमें आप वे सभी अवयव लिख दो जो संबंध A के किसी अवयव से संबंधित थे। A संबंधित था 1 से, A संबंधित था 2 से, तो A उसमें लिखा जाएगा। B संबंधित था 3 से, B लिखा जाएगा। D संबंधित था 4 से, लिखा जाएगा। C किसी से संबंधित है ही नहीं, इसलिए परिसर में C नहीं लिखा जाएगा। परिसर वाली बात समझ में आ गई। तब हम बात करते हैं सह प्रांत की। सह प्रांत में आपको बताया कि समुच्चय B ही सह प्रांत होता है। तो समुच्चय B यहाँ होगा A, B, C, D। ये सह प्रांत है। आप देख रहे हैं परिसर सह प्रांत से बना है, A, B और D इनसे बना है। तो यहाँ जो परिसर है वो सह प्रांत का उप समुच्चय प्राप्त हुआ है। तो ये जो परिसर है वो सह प्रांत का उप समुच्चय है। तो लिख देंगे हियर परिसर इज द सबसेट ऑफ सह प्रांत। परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय है। ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। अब हम समझते हैं संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। पहला टाइप
है इसमें सबसे पहला स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो मैं लिख देता हूं अरिक्त समुच्चय ए के लिए R, स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि x, x belongs to R, जहां x belongs to A। अगर ये है x, x R में है तो फिर वो स्वतुल्य संबंध होगा। उदाहरण से इस बात को समझ लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं, माना A बराबर कोई समुच्चय है 1, 2, 3। तो यहां समुच्चय A पर बहुत से संबंध लिखे जा सकते हैं। उनमें से मैं कुछ संबंध लिखता हूं। A से A पर संबंध लिखेंगे तो A क्रॉस A होना चाहिए, और मैं यहां लिख के दिखा देता हूं A क्रॉस A। तो इसमें आपका 1, 1 होगा, क्योंकि A क्रॉस A के लिए ये क्रॉस ये पीछे मैंने किया था इसी वीडियो में। 1, 1 होगा, 1, 2 होगा, 1, 3 होगा ये, फिर 2, 1 होगा, 2, 2 होगा, 2, 3 होगा, फिर 3, 1 होगा, 3, 2 होगा, 3, 3 होगा। ये कैसे आया ये आपकी समझ में आ गया होगा, पीछे इसी वीडियो में मैंने ये करके दिखाया था। अब इसका कोई उपसमुच्चय लेंगे, यहाँ पर बहुत से संबंधों को मैं लिखने जा रहा हूँ और उनमें ये देखूंगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इससे बहुत से संबंध लिखे जा सकते हैं। जैसे एक संबंध ले लिया मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, ये एक रिलेशन है। एक और रिलेशन लिख दिया, मैं कई रिलेशन लिख लेता हूं तब डिसीजन करता हूं। 1, 1, 2, 2 और 1, 2 और 2, 1। एक और संबंध लिख देता हूं R3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये एक संबंध है R3। एक और लिख देता हूं R4, 1, 1, 2, 2 और 2, 3, 3, 2, 3, 1 और 3, 3 नहीं लिखते हैं, 3, 1 और 1, 3। मैंने इस A क्रॉस A के उपसमुच्चय लिखे हैं सभी, और आपके सामने 4 संबंध लिख दिए, R1, R2, R3, R4। 4 में ये सीख लेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। उसमें ये कहा समुच्चय A के लिए R स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि x, x बिलोंग्स टू R, यानी x, x R में होना चाहिए जहां x बिलोंग्स टू A है। तो जब यहाँ A बराबर 1, 2, 3 है, तब x, x का मतलब ये हुआ कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना ही चाहिए रिलेशन में। इसके अलावा और भी कोई किरणित युग्म है तो चलेगा, तो भी रिफ्लेक्सिव होगा, परंतु कम से कम ये जरूर होनी चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3। चेक करते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, और एक और 1, 2 है, कोई बात नहीं, और है चलेगा, परंतु ये सभी होने चाहिए थे, तो वो सभी है, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। R2 चेक करते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 होना चाहिए, नहीं है, तो यहीं से कह देंगे स्वतुल्य नहीं है। ये वाला जो रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं है।
R3 चेक करते हैं, 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3, ये तो तीनों है, इसके अलावा और कोई अवयव नहीं है, कोई बात नहीं है, बस यही सफिशिएंट है, इतना होना चाहिए, उसके बाद अगर और कोई अवयव है तो भी वो स्वतुल्य होता है। तो यहाँ इतना सफिशिएंट था, वो यहाँ है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है, ये एक स्वतुल्य संबंध है। ये इसमें महत्वपूर्ण बात ये स्वतुल्य के साथ तत्समक संबंध भी है, आगे पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा। R4 चेक करते हैं, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 कहीं है ही नहीं, बहुत से क्रमित युग्म है, परंतु 3,3 नहीं है, 3,3 नहीं है, इसलिए यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, ये स्वतुल्य नहीं है, तो ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगला टाइप है संबंध का सममित संबंध। मैं लिख देता हूं, यदि x, y belongs to R, तो y, x belongs to R, जहां x, y belongs to A, तो R, A पर सममित संबंध कहलाता है। ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन है, यदि x, y R का सदस्य है, तब y, x भी R का सदस्य है, जहां x और y A के सदस्य हैं, समुच्चय A के, तो जो संबंध R होगा वो A पर सममित संबंध कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो A बराबर 1, 2, 3, सेम वही ले लिया मैंने, A बराबर 1, 2, 3, तो यहाँ बहुत से संबंध लिखे जा सकते हैं, R1, R2, R3, R4, मैं 4 संबंध यहाँ लिख रहा हूँ। एक ले लेंगे, मान लीजिए 1, 1, 2, 1, 3 और 3, 1, 3, 1 के बाद 2, 1, 2, 2, एक संबंध। दूसरा मैं संबंध और लिख रहा हूं यहाँ, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1। एक और संबंध मैं यहाँ लिख देता हूं जो यहाँ से ही बनेगा समुच्चय पर। कैसे बनेगा ये आपको पीछे अभी मैंने सिखाया था। एक और संबंध ले लेता हूं, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3 और 1, 3 के बाद 2, 1 हो चुका है, 2, 2, ये एक संबंध है। एक और संबंध ले लेता हूं, 1, 2, 2, 2, 3, 2 है, कहीं 3, 2 इसमें आएगा, 3, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 2, 3, 3, ये मैंने एक और संबंध ले लिया। ये आपके सामने 4 संबंध है, जांच करते हैं कि कौन से संबंध इसमें सममित है, सममित की पहचान करते हैं। प्रतिबंध था आपके पास, अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। समुच्चय ये था, ये याद रखना है। अब संबंध को आप देखिए, 1, 1 है, तो इसका जब हम y, x करेंगे तो भी 1, 1 ही रहेगा। तो यहां तक तो अभी सममित होने के पक्ष में ही परिणाम आए हैं। यहां पहुंचे 1, 2, जब y, x करेंगे तो 2, 1 बनेगा, और आप देख रहे हैं 2, 1 है इसमें, ठीक है। यहां पहुंचो 1, 3, y, x करेंगे 3, 1 है इसमें, यहां तक का काम खत्म हो गया। 3, 1 तो 1, 3 है, 2, 1 तो 1, 2 है, 2, 2 और बचा है बस, तो 2, 2 y, x करेंगे तब भी 2, 2 ही रहेगा, तो 2, 2 तो है ही उसमें। तो यहाँ ये वाला प्रतिबंध लागू होता है, अतः ये एक सममित संबंध है,
ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। R2 की बात कर लेते हैं, 1,1 तो ये तो 1,1 ही रहेगा y, x करने पर। 2,2 ये भी वही रहेगा। 3,3 ये भी 3,3 रहेगा। यहाँ तक तो फेवर में रिजल्ट आ रहे हैं, सम्मित होने के फेवर में। 1,2 तो ये 2,1 होना चाहिए, तो 2,1 है, तो ये भी सम्मित है। ये भी एक सम्मित संबंध है। इसकी बात कर लेते हैं, 1,2 तो 2,1 होना चाहिए है, तो यहां तक तो फेवर में है रिजल्ट, यहां तक का काम खत्म। 3,1 1,3 होना चाहिए है, तो यहां तक भी सम्मित होने के पक्ष में रिजल्ट है। यहां पहुंचे 2,2 तो ये तो 2,2 ही रहेगा y, x करने पर, वो तो है ही उसमें, तो ये भी सम्मित संबंध है, ये एक सम्मित संबंध है। इसकी बात कर लेते हैं, 1,2 2,1 होना चाहिए और 2,1 इसमें है ही नहीं, आगे कुछ सोचना ही नहीं है, यही लिख देंगे सममित संबंध नहीं है। तो ये सममित संबंध नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से संबंध सममित संबंध होते हैं। संबंध का अगला प्रकार है तत्समक संबंध। तो ये वो रिलेशन होता है जिसके लिए x, x R में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू A, जहां x जो है वो A का सदस्य है। ये एक ऐसा संबंध होता है जिसमें समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए और किसी से भी संबंधित नहीं होना चाहिए, तो वो तत्समक संबंध होता है। उदाहरण से समझते हैं, मान लो A बराबर 1,2,3 है, तो फिर समुच्चय A पर बहुत से संबंध लिखे जा सकते हैं, लिख लेते हैं। पहला संबंध 1,1 2,2 3,3 और लिख दिया 1,2 2,1, ये एक संबंध है। एक और संबंध लिख दिया मैंने, R2 = 1,1 2,2 3,3। एक और संबंध लिख दिया, R3 = 1,1 2,2 और लिख दिया मैंने 1,3 3,1 3,2 2,3, ये एक और संबंध है। एक संबंध और लिख दिया मैंने, R4 = 1,1 2,2 3,3 और ये मैंने लिख दिया 1,3 1,3। ये चार संबंध लिखे हैं, चार में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा तत्समक संबंध है। वैसे समुच्चय A पर और बहुत से संबंध बन सकते थे, मैंने चार संबंध उदाहरण में दिए हैं और इनमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा तत्समक संबंध है। कंडीशन ये रही, मैंने बताया कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए और किसी से संबंधित ना हो। तो यहाँ पहले वाले में देखो, समुच्चय के तीन अवयव है 1 2 3, 1 1 से संबंधित होना चाहिए है, 2 2 से संबंधित होना चाहिए है, 3 3 से संबंधित होना चाहिए है, फिर 1 2 से संबंधित है और यहीं पर ये फेल हो गया। वगैरह केवल समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हो और किसी से संबंधित ना हो, तो ये आपका तत्समक संबंध नहीं है। यहां लिख देंगे तत्समक नहीं है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R2 की बात करते हैं, 1 1 से होना चाहिए है, 2 2 से होना चाहिए है, 3 3 से होना चाहिए है और केवल इतना ही होना चाहिए, तो ये तत्समक संबंध है, तत्समक है, ये तत्समक संबंध है। इसकी बात करें, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 भी नहीं है और भी बहुत से हैं, इसलिए ये भी तत्समक संबंध नहीं है।
यहाँ हम लिख देंगे नहीं है। और इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, यहाँ तक की कहानी ठीक थी, परंतु ये आ गया तो अब ये तत्समक नहीं रहा, ये भी तत्समक नहीं है, परंतु ये रिफ्लेक्सिव है, ये स्वतुल्य है, तत्समक नहीं है। तो यहां से एक ये रिजल्ट आया कि जो तत्समक संबंध होगा वो स्वतुल्य संबंध का एक उपसमुच्चय होगा निश्चित रूप से। अर्थात ये कह सकते हैं कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होते हैं, परंतु सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट यहाँ से रिजल्ट आया कि जो तत्समक संबंध होगा, तत्समक संबंध हमेशा उपसमुच्चय होगा स्वतुल्य संबंध का। स्वतुल्य संबंध, तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध का उपसमुच्चय होता है। और मैंने ये बताया कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, परंतु सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध होना आवश्यक नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संबंध के प्रकार को ही मैं कंटिन्यू करूंगा।